हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि जीएसटी कैसे स्पेशल बनता है। व्हाट मेक्स जीएसटी टू स्पेशल, सेमलेस फ्लो ऑफ द क्रेडिट इन जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर जो पॉइंट्स है कि जो स्पेशल उसको बनाते हैं, उसका पहला पॉइंट लिया गया है कि सिंस जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, रेवेन्यू ऑफ द एसजीएसटी ऑर्डिनरीली अकर्स टू कंज्यूमिंग स्टेट, यानी जो भी स्टेट में गुड्स कंज्यूम होगा वो स्टेट के अंदर उसका बेनिफिट दिया रहता था। इसीलिए जीएसटी को हम कंजम्पशन टैक्स के नाम से भी जानते हैं कि वो कंजम्पशन टैक्स के बेस के ऊपर है। यानी गुजरात के अंदर अगर उसका कंजम्पशन होता है वो गुड्स का, तो वहां का जीएसटी कंसिडर किया जाता है और वहां का जीएसटी माना जाता है। Second thing is a interstate supplies is exporting state is allowed to set off the available credit of IGST, CGST and SGST या फिर UTGST in that order against the IGST payable on the interstate supply made by him. कई कबार क्या होता था कि दो स्टेट के बीच में जब भी कोई सेलिंग होती थी, परचेजिंग सेलिंग होती थी, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में, तो जो देश जो जो भी हमारा स्टेट था, वो जो स्टेट है वो एक्सपोर्ट जो करते थे उनको लॉस होता था, क्योंकि अलग अदर स्टेट के अंदर क्या होता है कि वहां का जीएसटी सिस्टम या फिर पहले का जो टैक्स सिस्टम था वो अलग था, जिसमें वैट कई कबार अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से लगाए जाते थे। तो यहाँ क्या होता है, अगर जब भी दो स्टेट के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि महाराष्ट्र ने कोई चीज गुजरात को बेचा है, तो ऐसे केसेस के अंदर आईजीएसटी लगता है। और आईजीएसटी जो होता है वो पहले अवेलेबल नहीं था, यानी कि टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी गुड्स के ऊपर जीएसटी पे करते हो, तभी उस वो जीएसटी आपको माइनस करने को मिलेगा, उसे हम इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं। उसके बारे में और डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। सो बायर्स, थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास, तो बायर्स इज इंपोर्टिंग स्टेट इज अलाउड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन इंटरस्टेट परचेज मेड बाय हिम। यानी जब भी बायर्स को भी वो बेनिफिट मिलता था कि अगर हमने महाराष्ट्र से परचेज किया है और महाराष्ट्र में जो भी जीएसटी रेट्स है, फिलहाल तो अभी पूरे देश में एक ही रेट है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो भी टैक्स रेट होगा और वहां से जो बिल बन के आएगा वो हमें भी माइनस मिलेगा। यानी गुजरात में अगर हम उसको सेल कर रहे हैं, तो हमने जहां से गुड्स परचेज किया है उसको भी ये बेनिफिट्स मिल सकता है। Thus, unlike the earlier scenario where the credit chain used to break in case of interstate sales due to non-VAT available GST under GST regime, there is a seamless credit flow in case of the interstate supply too. यानी ये बेनिफिट होने लगा है कि पहले जब था नॉन वेट जीएसटी स्टेट होता था, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगता था। अगर आप वहां से परचेज कर रहे हो तो वहां पे जो जीएसटी नहीं लगेगा, फिर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता था। और आगे का जो गुड्स आपने परचेज किया हुआ है उसके ऊपर जो आपने जीएसटी पे किया है, सपोज 2%, 3%, वो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता था। तो यहाँ पे वो क्रेडिट आपको मिलेगा। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि द रेवेन्यू ऑफ द इंटरस्टेट सेल्स डज नॉट अकर्स टू द एक्सपोर्टिंग स्टेट एंड एक्सपोर्टिंग स्टेट ट्रांसफर टू द सेंटर द क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। यानी अगर आपको कहीं पे आपने रेवेन्यू जनरेट किया है इंटरस्टेट से, यानी महाराष्ट्र अगर गुजरात को बेचता है तो महाराष्ट्र का रेवेन्यू हुआ, तो वो जो होता था वो डज नॉट अकर्स टू द एक्सपोर्टिंग स्टेट एंड एक्सपोर्टिंग स्टेट ट्रांसफर द सेंटर, यानी उसको केंद्र सरकार में भेज देना पड़ता था। और केंद्र सरकार क्या करता था, उसको यूटीजीएसटी या फिर एसजीएसटी अदर स्टेट के साथ वो पेमेंट में क्रेडिट कर देते थे। सेंटर ट्रांसफर टू द इंपोर्टिंग स्टेट, यानी जो भी इंपोर्टिंग स्टेट होता है उसको ट्रांसफर कर देता है। जैसे मैंने बोला था कि एक इलस्ट्रेशन हमने लिया कि जैसे महाराष्ट्र ने गुड्स बेचा है गुजरात को, है ना, तो महाराष्ट्र की रेवेन्यू हुई, तो वहां का जो जीएसटी आपने लगाया वो जीएसटी आपको एसजीएसटी या यूटीजीएसटी स्टेट में ट्रांसफर हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट की उसके सामने अगेंस्ट में आपको माइनस मिल जाएगा, यानी क्रेडिट मिल जाएगा। तो वो ट्रांसफर करने के बाद सेंटर क्या करता है, वो इंपोर्टिंग स्टेट, यानी कह सकते हैं कि जो भी स्टेट में जाता है, जैसे कि गुजरात में आया,
तो उसको आईजीएसटी के तहत उसको बेनिफिट मिलने वाला होता है, वो भी एसटीएसटी और यूटीजीएसटी। अब थोड़ी बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। सो पहली डेफिनेशन दे रखी है कि फर्स्ट है गुड्स, सेक्शन 252। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? दैट्स एवरी काइंड ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। जैसे मनी और सिक्योरिटी के सिवा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसे हम गुड्स कंसिडर करेंगे। बट इट इंक्लूड्स ऑक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass and the things attached to the forming the part of the land which are agreed to be served before supply or under a कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। यानी सप्लाई करना है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई के बीच में अगर उसका कोई पार्ट रहता है तो उसे हम ग्रास एंड अदर थिंग्स अटैच टू द फॉर्मिंग पार्ट, तो उसके वो भी अंदर इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड डेफिनेशन दे रखी है कि पर्सन क्या है। So the person means under section 284, the person includes the individual, HUF, that is Hindu Undivided Family, company, a firm, a limited liability partnership, an association of person or a body of individuals, whether incorporated or not, in India or outside India, भारत या भारत के बाहर, वो रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, ऐसी कोई भी आपकी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नंबर जी में मेंशन किया है एनी कॉर्पोरेट एस्टैब्लिश बाय और अंडर द सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट or the government company as defined section 245 of the Companies Act 2013। यानी गवर्नमेंट का भी कोई पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या कोई गवर्नमेंट कंपनी है, उसे भी हम जीएसटी के अंदर अ पर्सन कंसिडर करेंगे। नंबर एच में लिखा है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। जो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेटेड है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो कोई भी लॉ के तहत हो, आउटसाइड इंडिया के बाहर भी अगर वो काम करता है तो अंडर द लॉ ऑफ कंपनीज कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द एनी लॉ, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसे भी हम पर्सन कंसिडर करेंगे। नंबर जे में मेंशन किया है कोई भी लोकल अथॉरिटी, यानी अगर आपकी ग्राम पंचायत है तो वो भी कंसिडर की जाएगी। अगर आपका कोई भी सिटी है, ओके, महानगर पालिका है, तो उसको भी यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ट्रस्ट, तो सोसाइटी कोई भी अगर सोसाइटीज है, ओके, तो वो भी जीएसटी के अंदर आती है, उसे भी पर्सन कंसिडर किया जाता है। और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन द एनी ऑफ अबव, यानी अगर ऊपर कोई भी क्राइटेरिया में नहीं आता, ऐसी कोई भी पर्सनालिटी है, तो उसे हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कंसिडर करके उसे पर्सन के तहत ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है टैक्सेबल सप्लाई, सेक्शन 2108। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है? So taxable supply means a supply of goods or services or both which are liable to tax under this act। ये जीएसटी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसे हम टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी? सेक्शन 2109 में लिखा हुआ है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 109। So taxable territory means a territory to which the provisions of this act apply। यानी जहां पे ये जीएसटी लॉ अप्लाई होता है उसे टैक्सेबल टेरिटरी कहते हैं। द स्कोप ऑफ द टैक्सेबल टेरिटरी एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे देश के अंदर ये लागू किया गया है। पहले थोड़ा जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था और अदर स्टेट्स में भी नहीं था। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर? सेक्शन 2 सबसेक्शन 72। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? सो मैन्युफैक्चर मीन्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ इनपुट्स इनटू एनी मैनर दैट रिजल्ट्स इन एमर्जेंस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। यानी रॉ मटेरियल का यूज करके कोई भी नई चीज बनाते हैं, ओके, विद अ डिस्टिंक्ट नेम, कुछ अलग नाम से दिखते हैं, अलग कैरेक्टर अगर उसका होता है या यूज अलग होता है, द टर्म मैन्युफैक्चर शैल टू बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से आपका मैन्युफैक्चर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लायर, किसे कहते हैं? सेक्शन 2 सबसेक्शन 105। तो सप्लायर का मतलब क्या है? तो सप्लायर इन रिलेशन टू द एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल मीन्स, उसका मतलब होता है द पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कोई अगर गुड्स सप्लाई कर रहा है या सर्विस सप्लाई कर रहा है तो उसे हम इसके अंदर उसके अंदर पर्सन के अंदर सप्लायर के अंदर मानेंगे।
एंड शैल इंक्लूड एन एजेंट एक्टिंग एज एन ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर। अगर हाँ कोई सप्लायर की सप्लायर खुद नहीं है, खुद मैन्युफैक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर वो एज अ डीलर काम कर रहा है, उसका एक एजेंट तरीके से काम कर रहा है, तो भी उसे हम सप्लायर मानेंगे। जैसे कि अमूल की कोई शॉप है, अमूल शॉप, तो कोई भी अमूल शॉप बड़ौदा के अंदर या अहमदाबाद के अंदर या सूरत के अंदर है, ओके, कोई भी सिटी के अंदर है, और वो गुड सप्लाई कर रहा है, तो वो सिर्फ सेलिंग एजेंट है, तो उसे भी हम सप्लायर कंसिडर करेंगे इन रिलेशन टू द गुड्स एंड सर्विस और बोथ। नेक्स्ट है रिसिप्टेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 93। रिसिप्टेंट का मतलब क्या होता है? तो रिसिप्टेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ मींस where a consideration is payable for the supply of goods or service or both, जहां पे उसकी कीमत चुकाई जाएगी, उसका कंसिडरेशन दिया जाएगा, गुड्स या सर्विसेज का जहां पे कंसिडरेशन पे किया जाएगा, द पर्सन हु इज लायबल टू पे दैट कंसिडरेशन, यानी जो भी वो कंसिडरेशन पे करेगा, ओके, यानी कि बायर, वो बायर उसके लिए वो रिसिप्टेंट कहलाएगा। where no consideration is payable for the supply of goods, अगर उसकी वो चीज लेने के बाद कोई अगर पेमेंट नहीं भी किया रहता है, the person to whom the goods are delivered or made available, or to whom the possession of the use of the goods is given or the made available, इन सबको हम रिसिप्टेंट मानेंगे। यानी अगर वो पेमेंट नहीं भी कर रहा है और लेकिन उसको गुड्स डिलीवर किया गया है, या फिर वो बंदा जिसको ये गुड्स मिल रहा है उसके पास उसका पोजीशन है, ओके, तो यानी बेचने के बाद वो चीज उसके पास आती है, सो जिसके पास है वो गुड्स अवेलेबल है, वो रिसिप्टेंट कहलाएगा। whether no consideration is payable for the supply of services, the person to whom the services is rendered, ओके, यानी जो भी बंदा है उसको अगर कंसिडरेशन नहीं पे किया है उसने, और सप्लाई ऑफ सर्विस, वो सप्लाई फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस कोई भी सर्विस की तरह, तो भी उसे हम रिसिप्टेंट कंसिडर करेंगे, जो सर्विस जिसको दी जा रही है। And any reference to the person to whom the supply is made shall be constructed as a reference to the recipient of the supply and shall include an agent acting on behalf of the recipient. कई कबार ये भी होता है कि रेफरेंस टू द पर्सन टू होम द सप्लाई इज मेड, यानी किसी के रेफरेंस से किसी को बोला जाता है कि आप इसको गुड्स दे दो, ओके, तो शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज रेफरेंस द रिसिप्टेंट ऑफ द सप्लाई, तो उसे रिसिप्टेंट ऑफ सप्लाई माना जाएगा, एंड शैल इंक्लूड द एज एन एक्ट एजेंट एक्टिंग एज ऑन सच बिहाफ, वो एक एजेंट की तरह काम करता है रिसिप्टेंट का, इस तरह से माना जाएगा इन रिलेशन टू द गुड्स एंड सर्विस बोथ द सप्लाई। नेक्स्ट है सर्विसेज। तो सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 102। तो सर्विसेज का मतलब दिया गया है दैट्स अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी, यानी पैसों से उसका यूज किया गया हो, इट्स कन्वर्जन्स बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डोमिनेशन, यानी कोई भी तरह से अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट करते हो या अदर करेंसीज में कन्वर्ट करते हो, तो वो आप सर्विस प्रोवाइडर हो ऐसा माना जाएगा। उसमें पैसे और सिक्योरिटी और गुड्स नहीं होता है, गुड्स होता है उसे हम फिजिकल फॉर्म में कहते हैं, जबकि सर्विसेज इंटेंजिबल्स होती है, तो उसका अगर आपने यूज किया, यूज ऑफ मनी यानी पैसों के अगेंस्ट में आपने उसको उपयोग किया है, और साथ में अगर आप अपनी चीज देने के बाद सामने वो पैसे ले रहे हो या एनी फॉर्म में आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसे माना जाएगा कि फॉर विच द सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, उसके ऊपर अलग से पैसा लगाया जाता है, तो उसे एक्स्ट्रा सर्विस भी कहा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट्स अंडर द जीएसटी, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाय।